नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देहरादून से देख रहे हैं लाइव देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। हालात के लिहाज से शब्दों के मायने बदल जाते हैं। राम राम कहने को तो दुआ सलाम का एक जरिया है, एक शब्द है, लेकिन सियासत में इस राम राम के भी मतलब बदल जाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 अप्रैल को रायबरेली में एक पुराने नारे का जिक्र किया। नारा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। दरअसल 90 के दशक का यह नारा है, जब देश भर में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। उस वक्त मुलायम और कांशीराम ने गठबंधन किया, यानी सपा बसपा का गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। वो दौर अलग था, मुद्दे अलग थे, अब दौर अलग है, मुद्दे अलग हैं। लेकिन रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये नारा लगाया तो उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद मायावती ने मौर्य पर सीधा पलटवार किया। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी राजनीति करती है सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मायावती पर पलटवार किया। तो जाहिर सी बात है कि राम के नाम पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, लेकिन इस बार केंद्र में राम मंदिर नहीं बल्कि राम का नाम है। इस पूरी खबर का करूंगा मैं पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। मायावती समाजवादी पार्टी पर सीधे सीधे ये आरोप लगा रही हैं कि सपा अनर्गल बयानबाजी करती है। मायावती ने यह तक कह डाला कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी मुलायम के जमाने से ही इस तरह की राजनीति करती आई है। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, साथ ही साथ ऊंची जातियों का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने कभी भी इस तरह की बयानबाजी नहीं की है। दरअसल मायावती का इशारा तिलक, तराजू और तलवार जैसे नारों को लेकर भी था और बसपा सुप्रीमो ने यह भी साफ किया कि बसपा ने इस तरह का नारा कभी नहीं दिया, बल्कि सपा इस तरह के नारों को आगे करती रही है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये तमाम नारे सपा और बसपा के नेताओं ने मिलकर लगाए थे। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। सपा के नारे पर भड़क गई मायावती। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सीधा निशाना। अखिलेश पर लगाया जातिवादी राजनीति का आरोप। चौपाई से लेकर नारे तक साइकिल पर हाथी ब्रेक। स्वामी दांव पर बसपा की अग्निवर्षा। मायावती का श्री राम उद्घोष। स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती पर सीधा पलटवार। अब इस पे सफाई देकर के बहन जी क्या कहना चाहती हैं और क्या दिखाना चाहती हैं ये वो जानती होंगी, लेकिन ये नारा उस समय सपा बसपा दोनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। सपा बसपा के दंगल पर भाजपा सावधान। उससे बहुत कुछ सरलता की और उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लोग केवल समाज को बांटने का काम करते हैं, जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद करते हैं। सिर्फ किसी के नाम का इस्तेमाल कर लेना और किसी के नारे का इस्तेमाल कर लेने से उसकी विरासत कभी किसी को मिली नहीं है। उसके लिए सबका साथ और सबको भागीदारी देनी पड़ेगी। अखिलेश के स्वामी पर मायावाणी।
सपा के खिलाफ मायावती की चार्जशीट। बात तो चुभेगी। बसपा के कोर वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और अखिलेश यादव ने इस पूरे अभियान की कमान स्वामी प्रसाद मौर्य को दे रखी है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी नारों के बहाने और कभी कांशीराम की विरासत पर अपनी और समाजवादी पार्टी की दावेदारी करके इस वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी वजह से मायावती ने एक हफ्ते में तीसरी बार समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। रायबरेली से स्वामी प्रसाद मौर्य का लगवाया गया ये नारा समाजवादी पार्टी को नई मुसीबत में फंसा सकता है। हालांकि ये नारा पहले भी लगाया जा चुका है, लेकिन अब माहौल अलग है, परिस्थिति अलग है और सियासी हालात अलग हैं। पहले सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने अखिलेश यादव के सामने 90 के दौर के सबसे चर्चित और विवादित नारे को फिर से ताजा कर दिया। मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मैं मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये नारा सोमवार को लगवाया था और मंगलवार को ही उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। आरोप लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने और आहत करने का काम किया। हिंदू संगठनों की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भाषण देने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया। उस तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 202/3 धारा 295 पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सोमवार को अखिलेश यादव बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली में ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता की प्रतिमा का भी अनावरण किया, लेकिन जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने 90 के दशक का नारा दोहरा दिया, जिस पर मायावती ने चुभने वाला हमला करने में देर नहीं की। मायावती ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष एवं अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। ये बात सही है कि 1993 में ये नारा न सिर्फ लगवाया गया था, बल्कि इसी नारे के सहारे मुलायम और कांशीराम की जोड़ी ने भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, ये हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि 1993 में कांशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि उस दौर में राम मंदिर और सवर्ण समाज से संबंधित जो भी नारे प्रचारित किए गए थे वो बसपा को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश और शरारत का हिस्सा थी। पहली बात तो ये कि न राम के खिलाफ कोई नारे लगे, न राम मंदिर के खिलाफ कोई नारा लगा, न हिंदू के खिलाफ कोई नारा लगा। हम भी हिंदू हैं। इसलिए 1993 में सपा बसपा गठबंधन के दौरान जो एक नारा जगजाहिर हुआ था, मैंने तो केवल उसका हवाला दिया था। तो इसमें कहाँ से किसका विरोध आ गया? पुराने किसी भी पार्टी के पुराने दिए गए नारे, हवाले या जुमले का प्रयोग करना वो आपराधिक कृत्य नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से सपा में आए हैं, धार्मिक मुद्दों को लेकर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। शायद उन्हें वो जगह मिल चुकी है जहां से वो अपने मन की बात खुले तौर पर रख सकते हैं।
लेकिन उनकी सोच समाजवादी पार्टी को मुश्किल में भी डाल सकती है। भाई देखिए, ये सब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है। स्वामी प्रसाद जी का तो मैंने एक राय दी थी उनके नेता को, एक राय दी थी कि स्वामी प्रसाद जी लगातार कभी रामचरितमानस पे, कभी रामचरितमानस की चौपाइयों पे अनर्गल कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। तो उस पर चूँकि उनके नेता चुप हैं, इसका मतलब ये भी माना जाता है कि कहीं न कहीं उनकी मौन स्वीकृति है, सहमति है। तो क्या वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का अपमान किया? क्या स्वामी का बयान सपा के लिए नया संकट पैदा करने वाला है? हालांकि खुद पर दर्ज हुए मुकदमे को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार की मेहरबानी बताया है। ये तो सरकार की मेहरबानी है कि जिनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए उनको कानून से छूट मिली है। जब देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की मैंने बात की तो कुछ लोग धर्म की आड़ की दुहाई देकर, किसी ने मेरे सिर काटने के लिए 51 करोड़, तो किसी ने 51 लाख, तो किसी ने 21 लाख की सुपारी दी, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। आखिर ऐसा क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे विवादों को जन्म दे रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब धार्मिक मुद्दे पर विवादित बयान न देने को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने के भीतर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवाद का नया मंच तैयार कर दिया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी बसपा के वोट बैंक के समीकरण को ध्वस्त करने में जुटी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी हर रोज एक नई रणनीति लेकर सामने आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सपा ने फ्रंटल संगठन पहले बनाया और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी हर रोज एक ऐसा अभियान अपनी पार्टी की तरफ से लॉन्च कर रही है जिसका मकसद उत्तर प्रदेश के हर दलित के दरवाजे पर दस्तक देना है। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है कि पिछड़ों के साथ दलितों को अपने पाले में करना। रायबरेली में 3 अप्रैल को अखिलेश यादव ने जैसे ही कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, 24 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का टारगेट साफ हो गया। माननीय कांशीराम ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया और नेताजी ने जो साथ लिया था उस समय पर, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ गया। साफ है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने यादव मुस्लिम आधार को बचाए रखते हुए दलित वोटों को जोड़ने की मुहिम शुरू की है। इसे मिशन कांशीराम का नाम दिया गया है और इस मिशन के जरिए पार्टी सामाजिक आंदोलन खड़ा कर दलित और अति पिछड़े वर्ग के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी नहीं होने दूंगा। आप जानबूझ करके जाति विशेष के लोग जो निर्दोष है उन पर एफआईआर दर्ज कर उनके सम्मान स्वाभिमान को टूटा जा रहा है, उनके हौसले को तोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का पूरा जोर दलित वोट बैंक को जोड़ने पर है। अखिलेश ने इसकी बड़ी जिम्मेदारी उस स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर सौंपी है जो बसपा छोड़कर पहले भाजपा में गए और अब साइकिल पर सवार हैं। यानी यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी मिशन 2024 के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। बड़ी बात यह है कि मिशन कांशीराम को धार देने और आगे बढ़ाने का काम कांशीराम के ही सियासी प्रयोगशाला से निकले नेता करेंगे। ये नेता सूबे के दलित और अति पिछड़े वर्ग के बीच जाकर कांशीराम का संदेश देंगे। इस तरह सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा कई नेता सपा में शामिल हुए हैं जो बसपा में बड़े पदों पर थे। इनमें इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और आरएस कुशवाहा जैसे नेताओं के नाम हैं। आज मंच पर जो भी बैठे हुए हैं, ये कभी बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय महासचिव होते थे। वो अखिलेश यादव ने जिस तरह सधे हुए अंदाज में बार बार सामाजिक आंदोलन की दुहाई दी है
उससे साफ तौर पर सपा के भविष्य की सियासत को समझा जा सकता है। सपा ये जानती है कि कांशीराम ने दलितों के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए सामाजिक आंदोलन का सहारा लिया था। इसलिए सपा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि कांशीराम के सपनों को पूरा करने की बात और इसके लिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। हम लोगों ने भी कोशिश की कि बदलाव आ जाए पूरा, हम लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता इस समय जागरूक हुई है और जिस तरीके से जनता बदलाव की तरफ चल रही है, आने वाले 24 में और 27 में न केवल उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव होकर के रहेगा। इसलिए उम्मीद के साथ अखिलेश को ये पता है कि अगर बसपा के बचे हुए वोटर को अपने साथ जोड़ना है तो मायावती को कटघरे में खड़ा करना होगा। यही वजह है कि बीते दिनों उन्होंने खुले मन से मायावती को भाजपा की बी टीम करार दिया था। उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सपा बसपा की नींव हिला पाएगी? 24 के चुनाव में दलित वोटर की फौज खड़ी कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह अखिलेश बसपा पर हमलावर हैं, उसी तरह बसपा भी अखिलेश को निशाने पर ले रही है। जिस कांशीराम के कंधे पर बैठकर अखिलेश 24 का सपना देख रहे हैं, उसी कांशीराम के सहारे बसपा ने उन पर सवाल खड़े किए। आकाश आनंद ने ट्वीट किया था, मान्यवर के नाम पर रखे जिले कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा, छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर गौरीगंज, माता रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात और ऐसे ही कई और बहुजन महापुरुषों का अखिलेश जी ने अपनी सरकार में अपमान किया। यानी अखिलेश जिस पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बसपा उन्हें उसी पिच पर घेर रही है। और इस सियासी दंगल के बीच सवाल ये है कि क्या अखिलेश जिस प्लान पर काम कर रहे हैं वो कामयाब हो पाएगा? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब्दुल्ला आजम को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। दरअसल अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनको जो 2 साल की सजा निचली अदालत से हुई है, उस सजा पर उनको राहत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। दरअसल अब्दुल्ला आजम जो कि स्वार सीट से सपा के विधायक थे, उनको सड़क पर विरोध प्रदर्शन के एक मामले में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो गई थी। इसी मामले में वो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। अपनी विधायकी बचाने की कोशिश कर रहे अब्दुल्ला आजम का पहला दांव फेल हो गया है। 15 साल पुराने जिस मामले में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई, उस मामले में अब्दुल्ला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि पहले उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया है कि अब्दुल्ला की याचिका पर जल्द सुनवाई करते हुए फैसला दिया जाए। स्वार विधानसभा से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी जो विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है वो पूरी तरीके से गलत है और उनको जो सजा मिली है 2 वर्ष की उसके ऊपर की, वो भी पूरी तरीके से गलत है। इस मामले को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और साफ तौर पर कहा था कि उनकी जो सदस्यता रद्द की गई थी इसे बहाल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका सुनने से साफ तौर पर मना कर दिया है और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। लेकिन अब्दुल्ला आजम के लिए राहत की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। दरअसल 13 फरवरी को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में सजा हुई थी और 2 दिन बाद यानी 15 फरवरी को अब्दुल्ला की विधायकी रद्द की गई। जनवरी 2008 को मुरादाबाद के छजलेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। सपा के 9 नेताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था।
बलवा करने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस में आजम और अब्दुल्ला के अलावा कई विधायक और पूर्व विधायक भी थे, लेकिन आजम अब्दुल्ला को छोड़कर बाकी के नेता निर्दोष करार दिए गए। अब्दुल्ला रामपुर की जिस स्वार सीट से विधायक थे, वहां उपचुनाव का ऐलान भी हो चुका है। 10 मई को स्वार सीट पर वोटिंग होनी है। ऐसे में आजम परिवार की कोशिश सजा के खिलाफ फैसला लाने की है। मंगलवार को जब आजम खान ने अपने समर्थकों के लिए वीडियो जारी किया था, तब उन्होंने अपनी और बेटे अब्दुल्ला की विधायकी जाने पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले 4-5 सालों को अफसोसजनक बताते हुए कई बातें साफ कर दी। मुझ पर, मेरे अपनों पर, मेरे प्यारों पर गुजरे हुए 4-5 साल में जो कुछ हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है, और गालिबन ये एक ऐसी अफसोसनाक तारीख है जिस पर आने वाला कल हिंदुस्तान के इस निज़ाम जमहूरी पर ज़रूर तनकीद करेगा और कुछ न कुछ अपनी राय पेश करेगा। अब्दुल्ला से पहले आजम खान की भी विधायकी रद्द हो गई थी। आजम को भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी पाया गया था। यानी रामपुर में आजम परिवार सियासत के नक्शे से पूरी तरह साफ हो चुका है। पर सवाल अभी भी जिंदा है कि अगर ऊपरी अदालतों से अब्दुल्ला को राहत नहीं मिली तो आगे क्या होगा, क्योंकि जहां एक तरफ आजम के सियासी भविष्य पर 9 साल का पूर्ण विराम लग चुका है, तो अब्दुल्ला भी 8 साल का सियासी वनवास झेलने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा नेता मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में अखिलेश यादव ये सम्मान ग्रहण करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा सपा परिवार के कई वरिष्ठ लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस सम्मान के मिलने के साथ ही मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग भी तेज हो गई है। हालांकि सपा की तरफ से पहले भी ये मांग होती आ रही है, लेकिन अब बीजेपी के आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने भी ये मांग कर डाली है कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव। सफेद कुर्ता, काली सदरी और लाल टोपी, जिस वेशभूषा में मुलायम सिंह यादव दिखाई देते थे, उसी वेशभूषा में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को मिले पद्म विभूषण सम्मान को लेने पहुंचे। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को लोक कार्य के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया, लेकिन जैसे ही नेताजी को पद्म विभूषण सम्मान मिला तो भारत रत्न की मांग फिर तेज होने लगी। स्वाभाविक रूप से भारत रत्न के ही काबिल थे श्री मुलायम सिंह यादव जी। उनको भारत रत्न ही दिया जाना चाहिए था। भारत, चूंकि जिस व्यक्ति का एक 60 साल तक का राजनीतिक देश और प्रदेश के लिए उपलब्धियां रही हों, जिसने बढ़ चढ़ करके काम किया हो, रक्षा मंत्री के रूप में भी अपनी एक विशेष स्थान स्थापित किया हो। देखिए, नेताजी हमारे बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, और उनका व्यक्तित्व जो है वो सबको मालूम है कि क्या कैलिबर था उनका। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये उनके कैलिबर के हिसाब से नहीं है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। बहरहाल जो भी सम्मान मिला उससे हमें खुशी है और खुशी की बात भी है। नेताजी को भारत रत्न देने की मांग सिर्फ सपा नेता ही नहीं, बल्कि भाजपा के कुछ नेता भी उठा रहे हैं। जिस आजमगढ़ से मुलायम कभी सांसद हुआ करते थे, वहां से भाजपा के सांसद बने दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने भी नेताजी को सबसे बड़ा सम्मान देने की वकालत की है। उन्होंने
आम जनता के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जिसके लिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है। तो निश्चित रूप से उनको जो ये सम्मान मिला है वो तो बहुत अच्छी बात है। उनको इससे भी बड़ा अगर कोई सम्मान है तो वो भी मिलना ही चाहिए। भारत रत्न की मांग हो रही है क्योंकि सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी की मांग की जा रही है। बिल्कुल मिलना चाहिए। नेताजी का व्यक्तित्व ऐसा था, नेताजी को सिर्फ उनकी ही दल के लोग नहीं, हर दल के लोग नेताजी कहते थे और उनको सम्मान करते थे। तो निश्चित रूप से उनको मिलना ही चाहिए भारत। मुलायम सिंह यादव को लेकर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा भी मुलायम सिंह यादव के नाम को भुनाने की कोशिश करेगी। इसकी एक तस्वीर भाजपा दफ्तर से सामने आई जब पार्टी दफ्तर के गेट पर मुलायम सिंह यादव की होर्डिंग भाजपा समर्थित नेताओं की तरफ से ही लगवा दी गई। मुलायम की छवि किसी के लिए धरती पुत्र के तौर पर है तो कोई मुलायम के सियासी अध्याय में अयोध्या चैप्टर भी जोड़ता है। कोई मुलायम के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है तो किसी को पद्म विभूषण ही काफी लगता है। बहुत सारे पहलू देख करके निर्णय किए जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी की मांग के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। अब ये बात आज ये कहना अच्छा भी नहीं लगता है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के जीवन काल में अखिलेश जी ने कैसा आचरण या व्यवहार किया था, लेकिन कुल मिलाकर के जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है वो मुलायम सिंह जी को प्रदान किया गया है देश के द्वारा। नेताजी को आज जो पद्म विभूषण देने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है, चारों तरफ उसका स्वागत हो रहा है। अब उसमें भी कुछ लोग राजनीति खोज रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। आज तो पूरा देश उसका इस बात का स्वागत कर रहा है। जो खांटी समाजवादी हैं वो सारे के सारे स्वागत कर रहे हैं इस बात का। मुलायम को भारत रत्न देने की मांग के दो पहलू हैं जिनमें एक सामाजिक है तो दूसरा सियासी। उधर मुलायम को पद्म विभूषण मिलने पर सैफई भी गदगद है। नेताजी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए गए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश के 14 विपक्षी दलों को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल सपा और कांग्रेस समेत देश के 14 विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। इन दलों का यह कहना था कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि इन दलों का यह भी कहना था कि इनका मकसद किसी भी जांच को प्रभावित करना नहीं है। ईडी और सीबीआई की छापेमारी के मुद्दे पर विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दलों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल विपक्षी पार्टियों की तरफ से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया तो विपक्षी दलों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। याचिका के जरिए आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। विपक्षी दलों की तरफ से नई गाइडलाइंस की मांग की गई थी। जिन दलों ने याचिका लगाई थी उनमें समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां शामिल थीं। शिवसेना, उद्धव और एनसीपी का भी इस मुहिम में साथ मिला था। टीएमसी, आप, एबीआरएस, बीआरएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दस्तखत किए थे, जबकि सीपीआई, सीपीएम, डीएमके ने भी गाइडलाइंस बनाने की मांग की थी। विपक्षी एकता की इस मुहिम में बसपा का साथ नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राजनेताओं के लिए कोई जनरल गाइडलाइंस कोर्ट तय नहीं कर सकता, क्योंकि राजनेता कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और नेताओं के पास कोई विशेषाधिकार नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि अगर केस विशेष में गलत हो रहा है तो उसे कोर्ट में लाया जा सकता है। जहां एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं जिनके शब्दों का ना वजन है ना मूल्य है, और दूसरी तरफ हमारे सर्वोच्च न्यायालय का पवित्र फैसला है। एक तरफ भ्रष्टाचारी, दूसरी तरफ जनता, एक तरफ ये भ्रष्टाचारी दल, दूसरी तरफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री और जांच एजेंसी। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आप नेता भी हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपके लिए अलग कानून होगा। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। विपक्ष की तरफ से याचिका में कई तरह के आरोप लगाए गए थे। आरोप यहां तक था कि 95% छापेमारी के मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहे हैं और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष की दलील थी कि इस छापेमारी के खिलाफ 42% सियासी दल एकजुट हैं। बीते कुछ दिनों में ईडी और सीबीआई की छापेमारी तेजी से बढ़ी है और विपक्ष को लगता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। हालांकि विपक्ष का तर्क कोर्ट की चौखट पर हार चुका है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बीच आज मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिला। इस संगठन में जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई ऑफिस बीयरर्स मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने गृह मंत्री से मांग की कि नफरती भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इन लोगों ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर कड़े एक्शन की मांग की और साथ ही साथ कॉमन सिविल कोड पर अपनी चिंता भी जाहिर की है। पश्चिम बंगाल से बिहार तक रामनवमी पर भड़की हिंसा ने धर्म की धुरी पर सियासत का जो अध्याय खोला है, उसने मॉब लिंचिंग, हिजाब, कश्मीर में आर्टिकल 370, हेट स्पीच और कॉमन सिविल कोड पर भी नई बहस छेड़ दी है। दरअसल रामनवमी पर हिंसा को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के 17 सदस्यीय डेलीगेशन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस डेलीगेशन ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, सचिव नियाज फारूकी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी शामिल थे। इस दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की कि हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मॉब लिंचिंग के मामलों में एक्शन हो, कॉमन सिविल कोड ठीक नहीं, धारा 370 को सही तरीके से नहीं हटाया गया। डेलीगेशन ने हिजाब के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। ये मुस्लिम धर्म गुरुओं की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बिहार से पश्चिम बंगाल तक हुई हिंसा पर राजनीति रफ्तार पकड़ रही है और 2 दिन पहले ही बिहार के नवादा में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दंगों के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही कहा था कि अगर जनता भाजपा को मौका देती है तो उनकी सरकार दंगाइयों को ठीक कर देगी। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा पर नीतीश सरकार चौतरफा घिर गई है। भाजपा बिहार सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोपों की दिशा भाजपा की ओर मोड़ दी है। दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। समझ गए ना? सरकार रहे ना रहे, सद्भावना, अमन चैन वो कायम रहेगा। और हम सब लोग देख रहे हैं कि बिहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है।
पहले तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफलता ये लोग पाए, तो अब जो है दंगा फसाद। एक तथ्य ये भी है कि रामनवमी पर जहां पश्चिम बंगाल और बिहार में हिंसा हुई है, वहीं भाजपा शासित यूपी समेत अन्य राज्यों में शांति बरकरार है। और माना भी यही जा रहा है कि शायद यही वजह है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बीच रामनवमी पर भड़की हिंसा को लेकर भाजपा बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर चुभने वाला वार कर रही है। देखते रहो आगे आगे, यह देश जैसे उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, भाजपा शासित राज्य दंगा मुक्त हैं, वैसे ही आप देखना पूरा हिंदुस्तान दंगा मुक्त होगा। अब तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, देश को लूटो, देश को बांटो और राज्य करो, इस प्रकार की नीति के अंत का समय आ गया है। अब ऐसी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। फिलहाल रामनवमी पर हिंसा के मद्देनजर गृह मंत्रालय सतर्क है। गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर सभी राज्यों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है। वहीं यूपी में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यूपी में भर्तियों में धांधलियां होती थी, सिफारिशें होती थी, लेकिन अब ये पूरा का पूरा कल्चर बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां दी, और वो भी बिना किसी धांधली के। दरअसल मुख्यमंत्री आज यूपीएससी और यूपीएसएससी में उत्तीर्ण हुए तमाम युवाओं को रोजगार पत्र दे रहे थे या नियुक्ति पत्र दे रहे थे, यूं भी कहा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही और ये सारी बातें विपक्षी दलों को चुभ गई। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में ही 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को हमने 6 वर्ष के अंदर पूरा किया है। 1,64,000 अनुमान कर सकते हैं। भर्ती नहीं हो रही थी, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह सुरक्षा से जुड़ी हुई हमारी पुलिस महकमे का हो या विभिन्न विभागों का हो, तो भर्ती इसलिए नहीं पूरी हो पाती थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही एक तो जितने भी आयोग थे उन सभी चयन आयोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। यूं तो मौका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की प्रतियोगी परीक्षा के तहत चयनित 795 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र बांटने का था, लेकिन सीएम योगी ने मंच से बोलना शुरू किया तो उनके निशाने पर 2012 से 2017 के बीच सत्ता में काबिज रही समाजवादी पार्टी थी। खाली पड़े पदों पर भर्ती और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर चुभने वाला वार किया। सीएम ने साफ लफ्जों में कहा 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी ही नहीं होती थी, चयन आयोगों की भूमिका सवालों में थी। जब विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर पड़ाएगा और जेल के अंदर हम उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसके खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, राष्ट्रीय सेवा में या किसी प्रकार के आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा। सीएम योगी ने दावा किया कि 2017 से अब तक यानी पिछले 6 साल में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 29 अगस्त 2022 को 573 जूनियर इंजीनियर्स को संविदा पर नियुक्ति दी गई। 30 सितंबर 2022 को 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 4 अक्टूबर 2022 को 109 महिला आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 20 नवंबर 2022 को 1354 स्टाफ नर्सों को लोक सेवा आयोग के तहत नियुक्ति पत्र दिए गए। 16 दिसंबर 2022 को 431 वरिष्ठ प्रावधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र मिले।
18 दिसंबर 2022 को 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 26 फरवरी 2023 को 9055 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लेटून कमांडर PSC और अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 17 मार्च 2023 को 496 लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए और अब 5 अप्रैल 2023 को 795 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मतलब 1 साल से भी कम समय में 14,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जिसे लेकर दावा है सरकार निष्पक्षता के साथ भर्ती प्रक्रिया का काम पूरा कर रही है, जबकि पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था। इशारा समाजवादी पार्टी की सरकार की ओर है। केवल एक बार झूठ नहीं बोला उन्होंने। जिन्होंने बजट को देखा होगा, बजट में क्या कहा कि हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने नौकरी दे दी है कि उत्तर प्रदेश में अब बेरोजगारी दर केवल 4 कुछ बची है। और इसका मतलब ये है कि 100 में 4 ही केवल रोजगार गांव में बचे हैं, बस सबको रोजगार मिल गया है। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हर मंच से रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मतलब ये कि निकाय चुनाव से पहले रोजगार का मुद्दा सियासत के केंद्र में है और बेरोजगारी के आंकड़ों पर सियासत भारी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस ने आज एक नया खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने कहा है, ये बताया है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो लोग शामिल थे उनको हत्याकांड से 10 दिन पहले एक आईफोन और 3 सिम कार्ड उपलब्ध करवाए गए थे और ये सब लोग आपस में आईफोन की जो कॉलिंग ऐप है उसके जरिए बात करते थे ताकि पुलिस इनको ट्रैक ना कर सके। और ये सब लोग जब बात करते थे तो उल्लू कोड वर्ड का जिक्र जरूर करते थे, यानी उल्लू कोड वर्ड के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा है। 24 फरवरी की शाम प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुए उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी जितनी सुलझती है उतनी उलझती भी जा रही है। पुलिस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जुर्म की तहों के नीचे दबे राज गोलीबाज गुनहगारों की प्लानिंग की नई कहानी बयां कर रहे हैं और यहीं से उठ रहे हैं अनगिनत सवाल जिनके जवाब की तलाश जारी है। दरअसल 21 मार्च को गिरफ्तार 5 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अतीक अहमद के घर पर छापा मारा, जहां से पुलिस को एक रजिस्टर मिला जिसमें दर्ज अपराध की योजना और कोड वर्ड ने जांच की दिशा मोड़ दी है। इस रजिस्टर के मुताबिक उमेश पाल की हत्या की साजिश फरवरी के शुरुआती हफ्ते में रची गई और हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोकल इंटेलिजेंस को गोलीबाज गुनहगारों की भनक तक न लगे। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल और बरेली जेल में साजिश रची गई। हत्याकांड से 10 दिन पहले वारदात में शामिल शूटर्स को एक एक आईफोन और 3 सिम दिए गए। आईफोन पर कॉलिंग ऐप के जरिए शूटर्स एक दूसरे से बातचीत करते थे ताकि ट्रैक न किया जा सके। यही नहीं, बातचीत में एक दूसरे का नाम न लेकर कोड वर्ड में बात की जा रही थी। वारदात में शामिल सभी लोगों को नए आईफोन दिए गए थे। इसके साथ साथ सभी को 3 सिम कार्ड दिए गए थे। जो साजिश रची गई थी उसमें यह तय किया गया था कि कोई भी एक दूसरे को उसके नाम से नहीं पुकारेगा। सभी को कोड वर्ड अलॉट किया गया था और ये तय किया गया था कि आईफोन पर ऐप के जरिए बातचीत में सब एक दूसरे को कोड वर्ड के जरिए ही पुकारेंगे, कोई भी एक दूसरे का नाम नहीं लेगा। पुलिस को अतीक के मुंशी, नौकर और ड्राइवर से भी कोड वर्ड के बारे में अहम जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के एक बेटे ने इन कोड वर्ड को तैयार किया था, जिसके बारे में पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोड वर्ड को फाइनल किया था। योजना के मुताबिक अतीक अहमद को बड़े कोड वर्ड दिया गया था, जबकि उसके भाई अशरफ को छोटे के नाम से बुलाया जा रहा था। इलेक्ट्रिक शॉप में छिपकर फायरिंग करने वाले गुलाम को उल्लू कोड वर्ड दिया गया था। गुड्डू मुस्लिम को मुर्गी, शूटर अरमान को बिहारी, शूटर विजय चौधरी को उस्मान कोड वर्ड दिया गया। माफिया अतीक के बेटे असद अहमद को राधे के नाम से बुलाया जा रहा था।
शाइस्ता परवीन के लिए पहले गॉड मदर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे बाद में बदलकर साईं बाबा कर दिया गया। मतलब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले अतीक गैंग ने पुलिस से बचने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान से काले रंग का एक बैग बरामद किया है। इस बैग में वारदात में इस्तेमाल किया गया आईफोन, इसके साथ साथ 2 आधार कार्ड और एक रजिस्टर रखा हुआ था। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। हालांकि अतीक अहमद का ये पुश्तैनी मकान सितंबर 2020 में ही बुलडोजरों से जमींदोज कर दिया गया था। अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से पुलिस को रजिस्टर के अलावा आईफोन और जेल में बंद अतीक के बेटे अली के 2 आधार कार्ड मिले हैं। इनमें से एक आधार कार्ड सही है, जबकि दूसरा आधार कार्ड फर्जी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आधार कार्ड और आईफोन को मलबे में छिपा कर रखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने जिस घर से बरामदगी की है उस पर दिसंबर 2020 में प्रशासन बुलडोजर चला चुका है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद के बेटे असद के 2 मददगारों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।